रेडियो इप्सा। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम और मैं यानी कि वानी आ गई हूँ आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन सही शो लेकर, जहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आते हैं और हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। तो वैसे ही आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, जिनको वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, उसी ग्वालियर और जबलपुर दोनों जगह पे। इसी के साथ आईएएस भी रह चुके हैं। और मैं एक और चीज़ आपको अमेजिंग से बता दूं कि ये एक्स कलेक्टर भी रहे हैं छिंदवाड़ा और नरसीपुर के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेद प्रकाश जी की, जो कि आज स्पेशली हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो वेद प्रकाश जी, वैसे तो आप आईएएस रह चुके हैं और मुझे तो सवाल पूछने में ही थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रही है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र, और इतनी सारी चीज़ें। आप आईएएस भी हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, कमिश्नर म्यूनिसिपल रह चुके हैं। इसी के साथ आपने बहुत सारे, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं आपने। जैसे ग्वालियर में मैंने स्पेसिफिकली नो मोटर वाला जो है आपने इनिशिएटिव लिया था। उसी के साथ मैंने एक और चीज़ भी पढ़ी है आपके बारे में कि गलुआ ताल जो है, भंवर ताल, इनका भी आपने जो है वो उद्धार किया है। और उसी के साथ एक कॉर्न फेस्ट जो है उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत की है। और एक और चीज़ जो है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, दैट इज़ दी एंटी नार्कोटिक्स, जो आपने हमारे देश के युवाओं के लिए शुरुआत की है, जो कि वो ड्रग और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, उसके लिए जो आप सोशल इनिशिएटिव ले रहे हैं। और आपकी जो फाउंडेशन है, लक्ष्य भेदी फाउंडेशन, जिसके आप फाउंडर हैं, उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे सोशल इनिशिएटिव करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो कैसे शुरुआत हुई और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई? मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा और ग्रेजुएशन के लेवल में फिर मैंने थोड़ी गंभीरता से पढ़ाई शुरू की जी। और उसके बाद कुछ सिविल सर्विसेज में आया। पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था जी। फिर 2009 बैच का आईएएस भी मुझे अवार्ड हुआ। ओके। लेकिन काम करने का जब भी अवसर मिलता है तो निर्णय लें, काम करते जाते हैं, तो फिर उससे स्किल डेवलप होता जाता है और एक्सपीरियंस आदमी को मिलता है जी। और हर छोटी बड़ी सफलता से फिर हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हम और बेहतर कर सकें और बड़े निर्णय ले सकें जी। ये बहुत बेसिक निर्णय लेने की ट्रेनिंग तो हर किसी को खुद ही लेना पड़ती है जी। हाँ, वो स्पून फीडिंग से कभी किसी का काम नहीं चलता है। जो जितने निर्णय लेता है, जितने रिस्क उठाता है, वो सक्षम होता जाता है निर्णय लेने के लिए। इस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो सबसे बड़ा आकर्षण और चैलेंज यही है, वैरायटी ऑफ जॉब जी। आप दूध बंटवाने से लेके आप नेचुरल कैलेमिटी में जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तब भी आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो या इस तरह की कोई बात हो, कोविड आया था जैसे, कोविड है, इलेक्शंस को फ्लॉलेसली कंडक्ट करना हो जी। तो बहुत तरह की चीज़ें होती है। और इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी मिलता है, खास करके आप जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में होते हैं, खास करके म्यूनिसिपल बॉडीज़ में, तब आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी होता है। आप अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स अप्रोप्रिएट करते हैं, आप खुद प्लान करते हैं, खुद बजट बनाते हैं और खुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये फ्रीडम तो किसी और संस्था में नहीं है जो वहाँ पे है। आप शहर को बदलना चाहें कि शहर को हमें यहाँ पहुँचाना है तो यू कैन डू, और कई लोगों ने ये काम किया भी है जी। एक और चीज़ मैंने आपके बारे में पढ़ी है कि आपने जो ये अभी हमारे यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसकी भी शुरुआत जो है आपने कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्तर पे की थी। ग्वालियर में जो है आपने शुरुआत की थी। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हम लोगों ने ग्वालियर में की थी 2011 में, और वो आगे बढ़ के फिर जबलपुर और बाकी शहरों में भी गया। और वेस्ट टू एनर्जी का एक बड़ा ही स्टैंडर्ड प्लांट हम लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लगवाया था, जो कि बड़ी मिसाल बनी देश में जी। और एमपी नहीं पूरे देश में उसको रिकॉग्निशन मिला। और जबलपुर में हम लोगों ने फ्री लेफ्ट टर्न के कॉन्सेप्ट पे ट्रैफिक को एमेलियोरेट किया था, आसान किया था। बहुत कम पैसे में कैसे ट्रैफिक को ठीक करते हैं जी। फिर उसके कॉपी बाकी मध्य प्रदेश के शहरों में भी हुआ जी, जो हम लोगों ने 13-14 में किया था। और उसके बाकी शहरों को भी उसका लाभ मिला। इसके अलावा प्लेस मेकिंग की जो बात होती है, आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं,
उनके लिए पब्लिक प्लेसेस का बड़ा महत्व होता है, और पब्लिक प्लेसेस इतना आकर्षक हो, इतना इंक्लूसिव हो कि समाज का सभी वर्ग वहाँ पे आके एंजॉय कर सके, और ख़ास करके वो जिनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो जी। इससे न सिर्फ उनको एक अवसर मिलता है एंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन का, बल्कि यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात होती है जी। एक साथ लड़के लड़कियाँ, डिफरेंट जेंडर के लोग वहाँ पे समय बिताते हैं जी। अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो कॉमनल हार्मोनी की बात हो तो प्लेस मेकिंग जो बहुत आकर्षक है, जहाँ पे थाउजेंड्स विजिटर्स रोज आ रहे हैं, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करने के लिए उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए फिर इसमें मुझे मज़ा आने लगा। फिर जबलपुर में भंवरताल गार्डन हो या गुलबुआ ताल बनाने की बात हो, फिर 1 किलोमीटर से बड़ा वहाँ पे पुराने नाले को कन्वर्ट करके वन ऑफ द बेस्ट वॉकवेज कंट्री का बना है, जिसको नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, NMT है। ओके। तो प्लेस मेकिंग में मुझे बड़ा, फिर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट जबलपुर में है, डुमना नेचर पार्क, जिसमें 10 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक और खंडारी जलाशय, और ये अकेला एग्जाम्पल है देश में जहाँ एक डिग्रेडेड फॉरेस्ट लेपर्ड सैंक्चुअरी के रूप में कन्वर्ट हुआ जी। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल एंड दैट टू इन अर्बन एरिया। यस। तो इस तरह के खूब एक्सपीरियंसेस आए और निर्णय लेके काम करते गया, तो बेसिकली तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिला, वो मेरे हिस्से का था। बाकी समाज को जो देना था, जो हमारी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी जहाँ तक संभव हम लोगों ने किया। जी, बहुत ही अद्भुत रही है सर आपकी जर्नी, और उसी के साथ अभी भी जर्नी जो है वो ऐसा कहा जाता है कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो आपका सफ़र मेरे ख्याल से अभी निरंतर चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। इस सफ़र के बारे में और भी हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और करूँगी वेद प्रकाश जी से और भी बातें। तब तक के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी वानी को। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। Radio IPSA. Radio IPSA. वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से शो में, जहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी, जो कि ग्वालियर और जबलपुर के कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, और उसी के साथ एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, और अभी फ़िलहाल जो है बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो वेद प्रकाश जी, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने बात की, आपकी जर्नी के बारे में जाना, लेकिन आज अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डाल रही है आज हर तरीके से, मतलब कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी एक अपना अलग इम्पैक्ट डाल रही है। तो आपके हिसाब से AI जो है वो किस तरीके से समाज में वर्तमान में प्रभाव डाल रही है? वो इंटेलिजेंस जो आदमी ने क्रिएट किया अपने ब्रेन से बाहर का, आदमी जब तक हम कह रहे हैं कि आदमी ने क्रिएट किया है, तब तक उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो इंटेलिजेंट ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, वो लेवल की बात है कि वो छोटे से बच्चे का इंटेलिजेंस कितना होता है, और फिर जो बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो लर्न करता जाता है, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल भी लॉजिकल और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाती है जी। तो वैसे ही अभी जो इसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो अभी शैशवावस्था में है, बच्चा जैसा है जी। और आगे चल के ये फिर आर्टिफिशियल नहीं रह जाए। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है जब हमने ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, तब तक वो आर्टिफिशियल है। इसकी अपनी डीप लर्निंग है, जहाँ ये अपने इंटेलिजेंस को खुद बढ़ाने लगता है, खुद लर्न करने की इसकी क्षमता है जी। और इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, उस क्षमता के बाद जब ये अपना डाटाबेस खुद गैदर करेगा और उसके लॉजिक्स खुद डेवलप करेगा और कुछ शुरू भी कर दिया है, तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल से आगे चला जाएगा जी। और ये एक तरह का एलियन इंटेलिजेंस हो जाएगा। एलियन हम कहें तो सामान्यतः एलियन जब हम शब्द बात करते हैं तो परग्रहवासी, जब बाहर से कुछ लाने की बात, लेकिन ये एक ऐसा एलियन है जिसको हमारे साइंटिस्ट खुद क्रिएट
कर रहे हैं, करने पे लगे हैं। और जब वो होगा, वो अपना इंटेलिजेंस और लॉजिक्स जब वो अपने खुद के डेवलप करना शुरू करेगा, तो वो इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा वो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। डाटा तो लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है सिस्टम में, इंटरनेट पे, और इतना अथाह है, और हम इसको इतना इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इस लेवल पे हम ले आएंगे कि ये खुद ग्रो करने लगेगा जी, फिर वो उसका जो स्वरूप होगा, फिर वो खेलने लगेगा हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से, और उसमें फिर एक लेवल पे जाके कंसियसनेस भी आएगा जी, जो चेतन जीव की तरह वो बिहेव करने लगेगा। और जी। वो पहले तो था कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ तो 4 लाख बिलियन ईयर्स के बाद, 4 बिलियन ईयर्स के बाद हम जहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसमें इतना समय नहीं लगेगा। इट्स मैटर ऑफ 20 to 30, 40 ईयर्स ओनली। जब हम उस लेवल पे, हम हो सकता है अपने जीवन में ये सब देख लें जी, कि ये कैसे ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा अगर समय पे हमने इसे नहीं रोका। 2 लेवल्स पे को जैसे ये क्रॉस करेगा, पहला तो कंसियसनेस और फीलिंग और इमोशन जी, वो जब ये कैच करने लगेगा, उससे खेलने लगेगा, और दूसरा फिर फिजिकल लेवल पे जब ये हमारे बनाए हुए रोबोट्स को कंट्रोल करने लगेगा, तो फिर ये बिल्कुल एक अलग सिविलाइजेशन के रूप में हमसे उभर टक्कर कर लेगा। आएगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक स्तर की बात है, और दूसरे स्तर की बात है कि ये जब खुद एक कल्ट बनाने लगेगा, हाँ, और कल्ट तब बनाने लगेगा, और कल्ट तब होता है मतलब जब वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हम उसको फॉलो करते हैं जी, ये कोई बड़ी बात नहीं कि एक से एक नए कल्ट, एक से एक नए रिलीजन के बुक और रिलीजन फॉलोअर ये खड़ा कर दे। जी, और हो सकता है ये इतना कन्विंसिंग हो, क्योंकि इसको पता होगा कि आदमी का इमोशन क्या है, इमोशनल डिफरेंस क्या है, इमोशन के लेवल्स इंडिविजुअल्स का क्या बिल्कुल सही है। कह रहे हैं। थोड़े जैसे भी हम सोशल मीडिया को ही ले लें, सोशल मीडिया में अभी ये खुद कंटेंट क्रिएट तो नहीं कर रहा है जी, लेकिन वो किसको कौन सा कंटेंट भेजना है, ये तो सोशल मीडिया डाटा एनालिटिक्स के आधार पर ऑलरेडी कर रहा है। जी, तो ये आगे चल के खुद कंटेंट क्रिएटर भी जब हो जाएगा, हाँ, तो कितना बारीकी से कंटेंट क्रिएट करेगा, किसके इमोशंस का क्या लेवल है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, किसको किस चीज़ के लिए एडिक्शन है, वीकनेस है, किसका क्या एटीट्यूड है, उसके लिए जब ये कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा, फिर और एक से एक नए कल्ट बनेंगे, तो वो कल्पना करें कि वो किस लेवल की खतरनाक स्थिति में हम पहुंचेंगे। जी। अभी मतलब जब आपने ये कह रहे थे कि इमोशन से खेलने लगेगा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि किसी देश में चैट जीपीटी से जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ अपने फ्रेंड के तरीके से वो चैट जीपीटी से बात करती हैं, और वो पूरे उसी इमोशन से जो है वो उनको जवाब भी दे रहा है। हाँ, इसी को कहते हैं इंटीमेसी। यस, इंटीमेसी के लेवल पे मैनिपुलेट करना मशीन के लिए और इंटेलिजेंस के लिए बहुत आसान है। खास करके ये जब अभी इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, वो जब जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पे पहुंचेगा, खुद अपने इंटेलिजेंस चीज़ों को निकाल रहा है जी, तो इंटीमेसी का यूज़ करके ये फिर इन्फ्लुएंस करेगा। जी, हम अपने पेरेंट्स से इंटीमेट होते हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बातें मानते हैं। उसी तरह जिस दिन इस इंटेलिजेंस के इन्फ्लुएंस में लोग आए जी, तो फिर ये पॉलिटिकल अपसर्ज क्रिएट कर सकता है, नया कल्ट बना सकता है, जी, क्या अपहीवल ला सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव चीज़ें भी होगी। अब किस लेवल तक इसे हम यूज़ करें, कितना कंट्रोल करना है, ये सब हम पे है। वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए उसके पहले हमें रोकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, हाँ, 1945 में एक बार अमेरिका ने जापान पे यूज़ किया, हिरोशिमा पे, और ये तो बहुत बड़ा डिवास्टेशन हुआ जी। लेकिन उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने पावर के लिए किया और दूसरे एनर्जी सोर्स के लिए किया,
जिससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी जी। और हमें तो भरोसा है कि आदमी इतना करेगा और आदमी बड़े बड़े राक्षसों को कंट्रोल में करने की क्षमता रखता है, तो एक दिन इसको भी कंट्रोल करेगा। बिल्कुल सही कहा है आमीन। मतलब ये हो जाए, मतलब कि एआई पे कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है। और भी बहुत सारे सवाल हैं वेद प्रकाश जी, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और करूँगी आपसे और भी बातें और डिटेल में जानेंगे एआई के बारे में। तब तक के लिए ट्यून करके रखिए रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनिए मुझे यानी वानी को। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio IPSA. रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को। और मेरे इस शो पे खास तौर पे आज जो है हमारी खास शख्सियत आई है, जो कि है वेद प्रकाश जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, एआई पे बहुत सारी बातें की, और एक कहीं ना कहीं डरावना स्वरूप भी देखा एआई का, लेकिन साथ ही वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है ह्यूमन कम्युनिटी को, ये भी जाना। तो वेद प्रकाश जी, जैसे कि आप एक कलेक्टर भी रह चुके हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं, तो अगर हम एआई को इंटीग्रेट करते हैं, अगर हमारे प्रशासन में या जो भी हम इस तरीके के लॉज हैं और इन सब में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये कितना हेल्प कर सकता है हमारी प्रेजेंट सिनेरियो में? एआई और डाटा एनालिटिक्स का ज़बरदस्त उपयोग हो सकता है जी। जहाँ तक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो हर दिन हज़ारों एप्लीकेंट होते हैं जिनका जवाब देना होता है और उनकी सॉर्टिंग करनी होती है कि इनका क्या इशूज़ है। तो उस लेवल पे एआई के टूल्स बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं और सेल्फ जनरेटेड रिप्लाई उनको जा सकता है जी। और उसकी सॉर्टिंग हो सकती है। फिर प्रॉब्लम का क्या लेवल है ये एआई हमें बता सकता है, तो उनको उसको एडमिनिस्टर करना आसान हो सकता है किसी भी उस ऑफिस के लिए जो पब्लिक से डील करती है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई म्यूनिसिपल बॉडी हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। तो हाँ, ये बहुत, और ये चीज़ स्टेट लेवल पे भी, इसका गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। और प्लानिंग कई लेवल पे चल रही है। जब जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है उतना हम उपयोग करते हैं और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तैयार रहता है जी। दूसरी बात है कि लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा देने के लिए बहुत ही कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सेट हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बेनिफिशियरीज़ को दे सकते हैं कि इनको वास्तव में किनको किन चीज़ का लाभ मिला, नहीं मिला, किस तरह से लाभ मिलेगा, किस स्टेज में है वो। अवेयरनेस के लेवल पे, हाँ, अवेयरनेस भी बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना और उनको प्रॉपर डाटा उपलब्ध कराना कि कैसे हम उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट दे सकते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जी। तो जैसे ये जो एवेन्यूज़ है जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे जो सिस्टम है उसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम माने, जो एक चुनौती है एआई को लेकर, वो आप किसे कंसिडर करते हैं इन जनरल? हाँ, चुनौती तो यही है कि अभी इसी स्टेज में हम देख रहे हैं कि डीप फेक्स, डीपफेक वीडियोस बन रहे हैं। हाँ, वो पिक्चर हो या वीडियो हो जी। हाँ, जो कि हर चीज़ परसेप्शन से डेमोक्रेटिक और हमारे जैसे सोसाइटी में चलता है जी। अगर किसी चीज़ को लेके परसेप्शन किसी का बिगाड़ना है तो ये डीफेक्ट्स बड़े आसानी से यूज हो सकते हैं जी। ये गवर्नमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, वोटर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं जी। विशेष रूप से इलेक्शन में। अभी आए भी थे बहुत सारे डीप फेक वीडियोस जो हैं, बहुत सारे मंत्रियों के आए थे। तो इन सब पे तो रेगुलेशन रखना ही पड़ेगा और अगर रेगुलेशन नहीं रखेंगे तो हमारी सोसाइटी के लिए बड़े नुकसानदायक है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो रेगुलेशन ही कहा जा सकता है। रेगुलेटरी बॉडी तो हमारी गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और रेगुलेशन के लिए शुरुआत इस स्तर से होना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ आती है तो एक डिक्लेरेशन हमेशा पोस्ट करने वाले के तरफ से होना चाहिए कि
क्या उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया किया इसमें? है हाँ, इसका क्लियर कट एक टैग उसमें लगा हो, जी। ताकि हर व्यूअर सोशल मीडिया का हर आदमी देख पाए कि वास्तव में इसमें तो ये कॉशन होगा और अलर्ट होगा, भैया इससे बच के रहो, इसमें कुछ बात हो सकती है। जी, तो यहाँ से शुरुआत की जा करना सकती बेहतर है। होगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाना कह सकते हैं, वो बहुत अंकुश जरूरी। और एक टैग लगाना आम आदमी को पता होगा। अंकुश लगाना सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा मॉनिटर होते हैं वो पब्लिक है। जी, वो जिन चीज़ों जिसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो चीज़ मॉनिटर होता ही होता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि लोगों के हाथ में मॉनिटरिंग दे दें, टैग लगा दें। और अब सोशल मीडिया इतना ओपन चीज़ है, ओपन प्लेटफॉर्म है, इसको हर स्टेज पे उस तरह से रेगुलेट ना करके लोगों के हाथ में अवेयरनेस बढ़ा के टैगिंग सिस्टम से इसको करना बेहतर होगा। सो अवेयरनेस इज द की, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस के लिए ही हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि एआई को लोग समझें और उसी के साथ साथ उसे जाने भी, उसके क्या हानिकारक प्रभाव, दुष्प्रभाव हो सकते हैं और उसको किस तरीके से प्रभावी ढंग से इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बहुत सी बातें हो गई, लेकिन अभी बहुत सी बातें जो है बची हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी पानी वानी पी के आइए, हाइड्रेट होइए। तब तक के लिए ट्यून करके तो रखना ही है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनते रहिए मुझे यानी वानी को। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा ये शो लेकर, जहाँ पर हम बहुत ही खास चर्चा कर रहे हैं वेद प्रकाश जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सी बातें की, वेद प्रकाश जी से जाना कि कितना ये हमारे समाज में जो है वो हानिकारक हो सकता है, इसके दुष्प्रभाव कितने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वेद प्रकाश जी अगर ओवरऑल बात करते हैं, है ना, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि सभी लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं आजकल, पर ये समाज में कितना गहराई से असर कर सकता है, समाज में कितना पेनिट्रेट कर सकता है, इसे कह सकते हैं। हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, खास करके एआई को लेके। अभी तो हम बात करते हैं जिस लेवल पे अभी एआई पहुंच चुका है, चैट जीपीटी या दूसरे इस तरह के जो एप्लीकेशन हैं, जिसमें कोई भी स्कूल का स्टूडेंट भी अपना ऐसे लिख के ले जा सकता है, कोई जवाब बना दे सकता है। तो इस स्थिति में तो अभी आ चुका है कि स्कूलिंग लेवल पे हर चीज़ इंटरनेट पे है, तो सारा जवाब वो फ्रेम करके दे देगा जी। तो पूरे सिस्टम को एक चैलेंज तो यहाँ से शुरू हो चुका है। एजुकेशन की बात करें, आप किसी भी बच्चे को आप दीजिए कि फला एक प्रोजेक्ट बना के ले आओ, वो खड़ाखट चैट जीपीटी उसको बना के दे देता है। एक से एक नए विषय पे कुछ मिनट्स में ऐसे तैयार होकर आपके पास आ जाएगा, अच्छे लेवल का। आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, किन चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो कोई सॉल्यूशन सब चीज़ बना के दे देता है। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी चैलेंज आ गया है। अब अगर हम बात करें दूसरी गहराई की, तो असली चीज़ है जो लैंग्वेज पे ग्रेजुअली कमांड आता जाएगा जी, एआई का, वो असली सबसे बड़ा चैलेंज है। लैंग्वेज का मतलब होता है कल्चर। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसका अपना जो लैंग्वेज बढ़ता जा रहा है, हाँ, तो उस लैंग्वेज से ये क्या प्रोपेगेंडा कभी भी क्रिएट कर सकता है। और एक नए कल्चरल टूल्स, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो क्रिएट होंगे, हाँ, उससे हम जो भी बिहेव करते हैं, चलते फिरते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किसका कितना सम्मान करते हैं, किस सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड क्या होता है, ये सब हमारा कल्चरल है, जो हजारों लाखों सालों से जो स्टोरीज के माध्यम से, बिलीफ के माध्यम से हमारे संस्कार के रूप में या हमारे सुपर ईगो के रूप में हमारे पर्सनालिटी को जो शेप करता रहा है जी, वो सब हमारा कल्चर का हिस्सा है। और जो लैंग्वेज के माध्यम से, अब वो सारी चीजें जब एआई खुद क्रिएट करने लगेगा, हाँ, तो किस तरह से
वो तब क्या होगा कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन या एक खास बड़ा सा तबका अगर एआई का इंटीमेट रिलेशन है, जैसे कोई फिल्म स्टारों में प्रभावित करता है कि वो बोला कि रेड स्कार्फ पहनना बढ़िया है तो हर कोई रेड स्कार्फ पहनने लगा जी। तो उस तरह से जब इंटीमेसी के टूल पे, इंटीमेसी के डायमेंशन पे आई मजबूत हो रहा है और ये अपने कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज में गहराई, और वो भी खुद खतरनाक क्या है कि इसकी खुद की डीप लर्निंग है जी। हम जितनी चीज़ों को इसमें डाल के तैयार कर रहे हैं उसके बाद फर्दर चीज़ों को खुद वो लर्न कर रहा है जी। तो उस लेवल पे इसका अपना लैंग्वेज, हाँ, इसका अपने कल्चरल टूल्स, और उससे जो प्रभावित करेगा उसकी गहराई का तो अनुमान नहीं लगा सकते। पूरा का सोसाइटी की थिंकिंग, सिविलाइजेशन के डायरेक्शन को बदलने की ये क्षमता रखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर उपयोग की बात करें तो बहुत सारे इसके उपयोग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल में उपयोग हो रहा है तरीके से। हाँ, फिर एजुकेशन को एक्सपेंशन के लिए अभी भी हमारे जैसे देश में क्वालिटी एजुकेशन बहुत बड़े तबके को नहीं मिल रहा है जी। वहाँ क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने की बात करें तो फिर वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। हम कोड की बात करें तो ड्राफ्टिंग की बात करें, खटाखट कोई भी PIL और किसी भी लेवल का आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। ये बहुत दूर नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ 2 to 3 years कि फिर हमारे वकील साहबान बोलेंगे इतना काम तो कंप्यूटर हमारा करके दे देगा। कंप्यूटर क्या करेगा, वो AI करके देगा जी। हाँ, तो फिर अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे। इसके अलावा आप देखिए, अगर यूटिलिटी की बात करें तो जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, टॉट्स होते हैं, इस तरह के जो बहुत सारी शर्तें बनाई जाती है असम व्यवहार के लिए, उसका ये शानदार स्क्रूटनी कर सकता है जी। कुछ एग्रीमेंट्स तो हजार पेज के होते हैं जी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर से है लंदन में, जो चूंकि ब्रिटिशर्स के सक्सेस में उनकी भूमिका थी, 200 सालों से एग्रीमेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाप रे। हाँ। तो लेकिन अब वो उस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फटाफट यही कर सकता है। बिल्कुल सही। कोई भी हमारा एग्रीमेंट बहुत दुरुस्त है कि नहीं, वो स्क्रूटनी का हमें खटाखट बता देगा। हाँ, उसके फ्लॉ खत्म हो तो ये उपयोगिता भी है। हाँ, खतरे भी हैं और साथ में उपयोगिता है, ये दोनों ही ये दोधारी तलवार है जी। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जो जैसे लिखने की क्षमता एक जो है, अगर हम लिखने की बात करते हैं, सिर्फ ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो जो लिखने की क्षमता है उसको भी कहीं ना कहीं कम कर रहा है। नेचुरली थिंकिंग की एबिलिटी जो है उसको कम कर रहा है ह्यूमन की, कि वो सोचने की जो क्षमता है, जब आप कोई सवाल, मान लीजिए अभी के शो के लिए अगर हम कोई सवाल ढूंढना चाहते हैं, तो वो सवाल जो हम ढूंढना चाहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराते हैं, तो वो हमारा जो ब्रेन जो हम यूज़ कर रहे थे वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव वाला जो है वो रुक जा। क्रिएटिव ब्रेन हमारा कम यूज होगा तो जी। वो कम ट्रेंड होगा। अब देखें ना, जो बच्चे भी शुरू से पूरा मोबाइल और इसी पे पूरा काम करें, उसी से हर चीज़ गूगल करके निकाल रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ता ही है जी। इसके अपने नफा नुकसान तो हैं। और कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके भी फील्ड में मेरे ख्याल से बहुत से बदलाव आएंगे, लेकिन वो बदलाव जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल वक्त हो गया है मेरे जाने का, और वापस लौट के भी आऊँगी और करेंगे वेद प्रकाश जी से जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बातें। लेकिन तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनिए मुझे अनेवानी को। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio IPSA. रेडियो हिप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं अनेवानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा ये शो लेकर, जहाँ पर हम बहुत ही इंटेंस चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वेद प्रकाश जी, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने इनके बारे में बताया है कि आप ग्वालियर में भी रह चुके हैं एज एन कमिश्नर, आप जबलपुर में भी रह चुके हैं, और उसी के साथ एक पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, और नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जैसी जगह पे इन्होंने काम किया है। तो वेद प्रकाश जी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सी चर्चाएं कर ली कि AI जो है वो समाज पे किस तरीके से प्रभाव डालेगा और क्या क्या चीज़ें ये कर सकता है, ये हमने बहुत सारा डिस्कस किया।
लेकिन एक चिंता का विषय जो हमें ऐसा लगता है कि एक हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो एक चिंता का विषय जो उभर कर आता है वो है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रोज़गार हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। तो एआई किस तरीके से इस पे प्रभाव या दुष्प्रभाव डालेगा? हाँ, ये रियल कंसर्न है सोसाइटी में और इसको लेके लोग जेन्युइनली चिंतित हैं, ऐसे नहीं चिंतित हैं। दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि जो काम आज ह्यूमन बीइंग कर रहा है, जब वो कंप्यूटर करने लगा तो शुरू में तो एप्रीहेंशन था कि जॉब जाएगा जी, लेकिन उतना उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन ये एक अलग लेवल की चीज़ है। हाँ, ऑलरेडी वही कंप्यूटर है, हाँ, वही ऑपरेटर हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने लगेगा जी। एक ऑपरेटर हो सकता है हर दिन 25 एडवोकेट्स के लिए ड्राफ्टिंग कर दे जी। कोई कंटेंट है एजुकेशन में और वो क्वेश्चन आंसर सेशन करना हो तो कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी क्वेश्चन आंसर करके एक टीचर हो सकता है लाखों बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकता है। टीचर भी वो होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टीचर होगा जी। हाँ, टीचर विथ एआई या टीचर ऑफ एआई जो भी कहें, तो ये तो नेचुरल प्रभावित होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ट चीज़ें होंगी। वो हेल्थ में भी होगा, एजुकेशन में होगा, फूड में होगा, या जहाँ भी डाटा बेस्ट आदमी का इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, डाटा को कलेक्ट करना, कल करके या सॉर्टिंग करके करना, या कुछ वहाँ पे क्रिएटिव काम, क्रिएटिव फील्ड में देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, हाँ, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सर, मतलब बहुत हाँ, तो ये वास्ट हो गया है। है। क्रिएटिव फील्ड में भी इसका असर पड़ेगा जी, वो तो लाजमी है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरा पहलू ये भी है, नए टेक्नोलॉजी आने के कारण नए वेन्यूज़ भी बनते हैं और नेचुरली वो बनेंगे और वो क्रिएटिव फील्ड में भी बनेंगे अलग तरह से, एजुकेशन में भी बनेंगे, हाँ, हेल्थ में भी बनेंगे। फिर ये जो सर्विसेज का एक्सपेंशन होना है, हाँ, जैसे कि सोशल मीडिया आम लोगों के पहुंच तक चला गया जी, उसी तरह एजुकेशन और हेल्थ के सर्विसेज का एक्सपेंशन भी इसके माध्यम से थ्रू होगा, बहुत तेजी से होगा नेचुरली। जहाँ पे गैप है वो गैप फिलिंग होगा। और जब आम लोगों को ठीक ठाक लेवल का एजुकेशन, हेल्थ मिल रहा है, हाँ, इंटरटेनमेंट के लिए सस्ता उनके पास उपाय है, इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध है, फिर ये जो कॉन्सेप्ट है काम करने का, ये भी इसके साथ बदलेगा जी। बहुत समय से ये थ्योरीज ऊपर वाले चलाते रहे कि बहुत अधिक मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करना महान कार्य है जी, हाँ, तो 8 घंटे काम करा रहे हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट बदलेंगे। वर्किंग आवर्स हो सकता है 3 घंटे 2 घंटे हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो बात है, आप देखेंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन में जब फूड गैदरर स्टेज में हमारे पूर्वज थे, हंटर फूड गैदरर थे, 2 घंटे ज्यादा काम नहीं करते थे लाइवलीहुड के लिए जी। सिर्फ 2 घंटे करते थे। बाकी टाइम क्या करते थे? इमेजिनेशन करते थे, एंजॉय करते थे, स्टोरी टेलिंग करते थे जी। हाँ, नई चीजों के काल्पनिक बातें करते थे, जहाँ से फिर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो हम उस स्टेज में ये काम बहुत सबको चाहिए, ये जरूरत नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुछ काम भी लोग करें, हाँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइफ की क्वालिटी बढ़िया हो, एंजॉय करें, क्रिएटिव फील्ड में काम करें, तो उस स्टेज में हमारा सिविलाइजेशन जाने वाला है जी। मतलब अगले दशक में अगर आप देखते हैं, 1 दशक में 2 दशक में ही हो जाएगा। इट्स मैटर ऑफ 20 to 25 ईयर्स, ये सब हम देखेंगे। मतलब ये अगर हम 1 दशक के बाद की बात करें तो जॉब जो है उनकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, हाँ, उसके टाइप्स अलग हो जाएंगे। नहीं, जॉब का वो शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा इस तरह की जॉब का, हाँ, अपेक्षा भी नहीं रहेगी। फिर एक्सपेक्टेशन होगा कि अरे हमें जॉब करवा रहे हो यार, हाँ, हमें 6 घंटा कम से कम एंजॉय करने के लिए चाहिए, डेली नहीं मिल रहा है। तो ये सब परसेप्शन है, तो पैराडाइम शिफ्ट होगा और चीजें बदलेगी टेक्नोलॉजी के साथ। इट्स गोइंग टू हैपन,
मैं तो उसको फोर्स ही कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में मैं चाहती हूँ सर, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं इस समय, जो युवा हैं, जो अडल्ट्स हैं या जो ओल्ड एज हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? लाइफ का एक ही गोल है, आनंद उठाना। और हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं वो हम परसीव कर रहे होते हैं, ऐसे निकल जाता है वो। हाँ, काहे का घबराना, एंजॉय करो भाई, जीवन एंजॉय करने के लिए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सा मैसेज है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा मैसेज है सर आपका। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने इतने अच्छे से, बहुत ही सटीक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन भी किया, उसके प्रभाव भी बताए और उसके दुष्प्रभाव भी बताए। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सी बातें की, बहुत सी डिटेल्स भी बताई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स भी बताएं, साथ में उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं वो भी हमसे चर्चा की। तो इस तरह की और भी अगर आपको बातें जानना है तो मैंने आपको पहले से ही बताया है, बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा और मुझे यानी वानी को सुनते रहना है। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। Radio Ipsa.